हेलो माय स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और अभी समय है एक बार रिवीजन कर लेने का। सो ये वीडियो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरा कवर करने के लिए, उसको एक बार ब्रशअप करने के लिए। तो मेरे साथ आप जुड़ जाओ, लेकिन ध्यान में रहे आपको नोटबुक और पेन ले करके प्रॉपर चेयर पे बैठकर प्रैक्टिस करना होगा। मेरे साथ में आपको सम्स को सॉल्व करना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हम कभी भी एक्सरसाइज पर डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। हर एक मैथ्स की एक्सरसाइज एक फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लेने हैं, थ्योरी पार्ट क्लियर कर लेना है और उसके बाद में ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो रेडी? तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से, जो नाम है पॉलिनोमियल्स। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, सबसे पहले वो चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इसमें से एक पॉलिनोमियल है और एक नहीं है। अभी ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है? वो डिसाइड करता है पावर या फिर एक्सपोनेंट। किसका पावर? वेरिएबल का पावर। जैसे यहाँ पर x का पावर है 3, यहाँ x का पावर है 2। बाय डिफ़ॉल्ट हियर वी हैव x रेज़ टू 1, यहाँ पर भी 3, 2, 1। स्टिल इसमें से एक पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल नहीं है। हाउ डू वी डिसाइड दैट? द पावर ऑफ द वेरिएबल हैज़ टू बी अ होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? द होल नंबर्स आर द नंबर्स विच बिगिन फ्रॉम 0. तो power of the variable has to be any one of these numbers. In this case we observe that 3 is the power, 2 and 1. अगर इस तरह के 3, 2, 1 पावर्स हैं तो ये एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल है, बट ये नहीं है। क्यों ऐसा है? यहाँ पर भी तो पावर 3 है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर जो 3 है इस केस में x डिनोमिनेटर में है, एंड एज पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी नो कि अगर हम x को ऊपर लेकर आएंगे न्यूमरेटर के प्लेस पर, तो ये पॉजिटिव 3 ना रह के नेगेटिव 3 हो जाएगा। और नेगेटिव 3 एक इंटीजर है, एक होल नंबर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। रिमेंबर, इट इज़ द पावर ऑफ द वेरिएबल विच डिसाइड्स कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन पावर। अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर 1 है, यानी कि डिग्री उसका 1 है, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 14, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 14, इसमें x का पावर है 1। सो इसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विद द डिग्री 1। Likewise, if the degree of the polynomial is 2, इस केस में हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Likewise, in cubic polynomial the degree of the polynomial is 3. अगर डिग्री 3 है तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम समझ लेते हैं। ax प्लस b इक्वल्स टू 0 और एनी नंबर। ये ax प्लस b क्या है? x तो वेरिएबल है, a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं, a और b कोई भी तरह के किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है लीनियर पॉलिनोमियल का। उसी तरह फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज़ ax का स्क्वायर, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप ट्राई करोगे फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मेट होना चाहिए? ax रेज टू 3 प्लस bx रेज टू 2 देन cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलीनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी उसे एक काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आप कहोगे ऐसा क्यों, इतना क्या ज़रूरत है उसके लिए? द थिंग इज़ कि टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बट उसके आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो MCQ आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे बहुत डेप्थ में समझें। तो चलो शुरू करते हैं। What are zeros? सबसे पहले हमको समझना है कि zeros होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3। अभी इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही ज़ीरो बना दे, यानी x कौन सा नंबर हो सकता है जिसकी वजह से इसका वैल्यू ज़ीरो बन जाएगा। हाउ टू फाइंड दैट? आई विल प्लेस हियर 0, 2x + 3, 3 लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, सो x इज -3/2। सो x की ये वैल्यू -3/2 अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो ज़ीरोज़ होता क्या है? ज़ीरोज़ होता है x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। ओके, सो दीज आर ज़ीरोज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़। अभी यहाँ पर तो आपने देखा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिखा और उसकी वैल्यू मैंने कैसे फाइंड की x की। बट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल x² + 10x + 25, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? फैक्टराइज करके। या तो आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन होता है या तो मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन होता है। जब आप फैक्टराइज करते हो आपको 2 फैक्टर्स मिलते हैं, राइट? वो फैक्टर्स से हमें ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड ज़ीरोज़, लेट इट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पहले फैक्टराइज करना होगा, उसे फैक्टराइज करके हमको जो भी ब्रैकेट में फैक्टर्स मिल जाते हैं वहाँ से ज़ीरोज़ मिल जाते हैं हमें। सो इन शॉर्ट, टू सम अप, ज़ीरोज़ है क्या? ज़ीरो x की वो वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगी। आई होप दिस फंडा इज़ क्लियर। तो अभी हम थोड़ा और आगे समझते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़। अभी यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें देखना है कि ज़ीरोज़ ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट होते हैं, कैसे ट्रेस होते हैं वहाँ पर। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, तो अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ इफ़ इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। x + y = 5। आपने 9th ग्रेड में सीखा था इसको कि किस तरीके से इसके पॉइंट्स जो है वो ग्राफ पेपर पर प्लॉट होती हैं कार्टेशियन प्लेन पर। x की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो y क्या हो जाएगा? 3। 2 + 3 विल मेक इट 5। लाइकवाइज दिस कैन बी 4, दिस कैन बी 1 और वाइस वर्सा। सो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो इसको LHS RHS इक्वल कर देंगी। 2 + 3 5, 4 + 1 5, 1 + 4 5। नाउ लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स 2 और 3, ये यहाँ आया, देन 4, 1 इधर आया, देन 1 और 4। आप देखोगे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, A, B और C। ये तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करने गए एक ही लाइन से तीनों पास होंगे क्योंकि तीनों कोलिनियर पॉइंट्स ही होंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल आप कभी भी उसे ज्योमेट्रिक कार्टेशियन प्लेन पर अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एक स्ट्रेट सी लाइन आ जाएगी जो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन x को एक ही पॉइंट पर कट करती है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो हो सकता है, बिकॉज this graph, the straight line is intersecting x-axis at one point, therefore a linear polynomial will have only one zero। अभी एक quadratic polynomial भी देखते हैं। For example, x² + 6x + 8। अभी इसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर। 1 by 1 I'll put these values -1, -2 and -3। ट्रायल एंड एरर के हिसाब से हम ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं x पर डालकर देखते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल x की जगह पर पहले डालते हैं -1,
if I substitute -1, let's see what do we get. (1 - 6 + 8), it is +3. So when x is -1, we observe that y is +3. एक बार वापस से फाइंड करते हैं वैल्यू. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट x बाय -2. -2 का स्क्वायर +4 - 12 + 8 -8 + 8 = 0. So when I substitute x by -2, I am getting the value of the polynomial as 0. इसी को हम कार्टेशियन प्लेन पर y की जगह कंसीडर करेंगे जो वैल्यू हमें मिल रही है. थर्ड टाइम if I substitute x by -3, I am trying here, -3 तो ये बन जाएगा 9. 6 × -3 -18 + 8 -9 + 8 -1. सो एक सेट रेडी हो गया कोऑर्डिनेट्स का -1 3 -2 0 -3 -1. इनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पर करें कार्टेशियन प्लेन पर तो ये पॉइंट्स हमें कोलिनियर नहीं मिलेंगी. एक कुछ यहाँ मिलेगा, दूसरा कुछ इधर मिलेगा, तीसरा कुछ यहाँ मिलेगा. एंड व्हेन वी ट्राई टू जॉइन देम इट वोंट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी लाइक अ यू शेप जिसे हम पैराबोला कहते हैं. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप कभी भी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इस तरह का यू शेप ही दिखेगा जिसे हम पैराबोला कहते हैं. ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके और यही दोनों जो हैं हमारे x के वो वैल्यूज़ हैं जो वैल्यू 0 कर देंगी, यानी कि यही दो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो दो जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो वो 3 जगह पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. यहाँ पर कुछ और पॉलिनोमियल देखते हैं. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बन सकता है और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करेगा. व्हाट अबाउट द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4? पॉसिबली इट विल इंटरसेक्ट इट दिस वे. ये x एक्सिस को 4 बार 4 अलग अलग प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करता है. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 3 केसेस हो सकते हैं. अगर ग्राफ पेपर पर यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर इसे रिप्रेजेंट करें तो 3 केसेस इसमें हो सकते हैं. एक ऐसा हो सकता है कि पैराबोला कुछ इस तरीके से बने अपवर्ड जाता हुआ. दूसरा ऐसा हो सकता है कि पैराबोला उल्टा बने. ये उल्टा पैराबोला कब बनता है? जब आपके पॉलिनोमियल में जिसका फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0, अगर इसमें a नेगेटिव होता है तो पैराबोला रिवर्स बनता है. तो ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं. एक केस 2 लेते हैं जिसमें पैराबोला सिर्फ x एक्सिस को एक ही जगह पर टच करता है. आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स पर टच करना चाहिए ना, वाई ऑन ओनली 1 पॉइंट? द थिंग इज़ कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, बट दोनों ज़ीरोज़ मान लो -3 हैं. कभी कभी दोनों ज़ीरोज़ इक्वल भी तो हो सकता है ना. अगर दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हैं तो वो दोनों एक ही पॉइंट पर टच करते हैं और पैराबोला फिर उसी एक जगह के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट कोइंसाइड करता है. इस वजह से हमें ऐसा दिखता है जैसे कि पैराबोला सिर्फ x एक्सिस को एक ही जगह पर टच कर रहा है. केस 3 में ऐसा होगा कि पैराबोला टच ही नहीं करेगा x एक्सिस को. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में सीखोगे कि एक ऐसा भी केस होता है कि जब आपको ज़ीरोज़ मिलते ही नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उस केस में पैराबोला x एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा.
So we are done with all the 3 cases. Let's begin with some questions of the exercise 2.1. पहला question. The question is they are asking you how many zeros does this graph have. पहले ग्राफ में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो कट ही नहीं कर रही है एक्सेस को, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? इट विल हैव नो ज़ीरोज़. ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है, इसके लिए इसका एक ही ज़ीरो होगा. इस केस में पैराबोला इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, सो इट विल हैव 3 zeros. In this case, it is intersecting x-axis at 2 places, so it will have 2 zeros. Here 1, 2, 3, 4. So 4 zeros. Last, here we can see that there are 3 intersects, so 3 zeros. Hope the fundas of this exercise are very clear to you. तो स्टूडेंट्स अभी हम अगले एक्सरसाइज की तरफ मुड़ते हैं. अगर आपने अभी तक ब्रेक नहीं ली है तो प्लीज़ ले लो, क्योंकि अब के बाद में आपको ब्रेक लेना आई डोंट थिंक इट इज़ सूटेबल, क्योंकि हम पहले फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इवन एक्सरसाइज. सो स्टे ट्यून्ड. हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करना मतलब ये कि x का वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमको, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x के हमको 2 वैल्यूज़ मिलेंगे. फाइन. नाउ वी हैव अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. ये पॉलिनोमियल है और इसमें मुझे x के 2 वैल्यूज़ चाहिए. कैसे फाइंड करेंगे x के 2 वैल्यूज़? पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. हियर आई विल राइट 0. इस पॉलिनोमियल को हम मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करने से 2 फैक्टर्स मिलेंगे. 3 2s आई वॉन्ट -6. मल्टीप्लाई करके मुझे -6 चाहिए, ऐड करके मुझे +5 चाहिए. क्या होंगे 2 स्प्लिटेंसेस? स्प्लिटेंसेस विल बी +6 -1. सो +6x -1x -2. ये दोनों का ग्रुपिंग हो गया, ये दोनों का ग्रुपिंग हो गया. लेट्स टेक 3x एज कॉमन. x + 2 -1 x + 2. 3x -1 x + 2. हमें अभी 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं हमारे पॉलिनोमियल के. ये दोनों फैक्टर्स हैं. 3x -1 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 के साथ. ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट है 0. अभी प्रोडक्ट 0 कब आता है? प्रोडक्ट 0 तब आता है, फॉर एग्जाम्पल 7 किससे मल्टीप्लाई होगा जो उसका प्रोडक्ट 0 आएगा? 0 से ही, राइट. 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तब उसका प्रोडक्ट 0 आएगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3x -1 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 से और हमें मिल रहा है 0. इसका मतलब ज़रूर इन दोनों में से कोई तो 0 रहा होगा ना, तभी तो उसका प्रोडक्ट 0 है. हेंस फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम दोनों ब्रैकेट में से एक एक को बारी बारी से इक्वल टू 0 करते हैं. वी राइट 3x -1 0 होगा या फिर और x + 2 0 होगा. दोनों में से कोई तो 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 है. सो 3x = -1 राइट में शिफ्ट हुआ +1 और x +2 राइट में शिफ्ट हुआ -2. सो x = 1/3 और x = -2. यहाँ पर हमें x के 2 वैल्यूज़ मिले हैं. एक वैल्यू है +1/3, अनदर इज़ -2. यही दोनों ज़ीरोज़ हैं. इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं.
अभी ये हमने देखा मिडल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन करके, तो हमें 2 आंसर्स मिले हैं। इस चैप्टर में ऑफन स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी अल्फ़ा बीटा काफ़ी सारी एलिमेंट्स अलग अलग उनको लगता है इसमें हैं। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। सबसे पहले हमें अच्छे से डिफाइन कर लेना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। सी हमारा क्वेश्चन था 3x² + 5x - 2। अभी इस फॉर्मेट को अगर हम कंपेयर करें विथ ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। a वो नंबर होता है जो x² का कोएफिशिएंट है, तो हमारे क्वेश्चन में x² का कोएफिशिएंट कौन है, 3, तो a की वैल्यू क्या हुई, 3। b x का कोएफिशिएंट होता है, तो हमारे क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट 5 है, सो b की वैल्यू हुई 5। c इज़ अ कांस्टेंट नंबर जहाँ पर -2 है, सो c का वैल्यू होगा -2। सो a, b और c हमारे क्वेश्चन में ही रहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही रहते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है, आपने जब उसको फैक्टराइज कर दिया, उसके 2 ज़ीरोज़ निकाले हैं, तो जो आपके यहाँ पर आंसर्स आए हैं उसे कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि ये बीटा है या ये अल्फ़ा है, दैट डजेंट मैटर, बट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी 2 सॉल्यूशंस दैट यू हैव फाउंड आफ्टर फैक्टराइजेशन। अभी ए बी सी क्वेश्चन में थे, अल्फ़ा बीटा आपने फाइंड किया हुआ है। ये ए बी सी और अल्फ़ा बीटा आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और इस रिलेशन को हमको समझना है। आगे के स्क्रीन पे समझते हैं इसे। 3x² + 5x - 2 हमारा पॉलिनोमियल था 3x² + 5x - 2। हमारे ज़ीरोज़ क्या आए थे, 1/3 एंड -2। (1/3) एंड -2 हमारे ज़ीरोज़ थे। फैक्टर्स वर 3x - 1 एंड x + 2। और पॉलिनोमियल था 3x² + 5x - 2। हमें एक रिलेशनशिप को समझना था जो एक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, उसके फैक्टर्स और उस पॉलिनोमियल में होती है। इस रिलेशनशिप को हम धीरे धीरे अभी समझेंगे। सी हमारा पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। इसके हमको 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं, एक ज़ीरो होता है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। ज़ीरोज़ कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि अगर -1 मान लो किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो फैक्टर क्या होता था, x + 1। +2 अगर ज़ीरो है तो फैक्टर क्या होता है, x - 2। यहाँ पर किसी पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो फैक्टर्स कौन से होंगे, फिर फैक्टर्स होंगे x - अल्फ़ा एंड x - बीटा। उल्टा होता है, अगर ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा, पॉजिटिव बीटा, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव अल्फ़ा एंड नेगेटिव बीटा। अभी अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल के, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमको पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए, राइट। तो अभी इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को, x - अल्फ़ा - बीटा x - अल्फ़ा। एक ब्रैकेट को 2 बार लिखते हैं, दूसरे को स्प्लिट करते हैं, x² - अल्फ़ा x - बीटा x पॉजिटिव अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में x कॉमन है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा।
सो हमने क्या देखा, अल्फ़ा और बीटा क्या थे, ज़ीरोज़ थे। अल्फ़ा बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो पॉलिनोमियल मिलना चाहिए था, और ये हमें मिला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल रहने दो, उसका फॉर्मेट ये भी है। अगर ज़ीरोज़ के हिसाब से देखेंगे तो ये उसका फॉर्मेट है, ABC के टर्म्स में देखेंगे तो ये इसका फॉर्मेट है। तो इन शॉर्ट व्हाट डू आई से दैट ये दोनों एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो अभी हमने देखा कि अल्फ़ा और बीटा जो दो ज़ीरोज़ हैं उसके टर्म्स में भी एक पॉलिनोमियल को डेवलप किया जा सकता है। यानी कि अगर मेरे पास अल्फ़ा और बीटा है, आई कैन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल दिस वे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। फाइन, नाउ इफ़ आई कंपेयर दिस फॉर्मेट विथ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन दोनों को हम कंपेयर करें एक दूसरे से। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ द फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़। ये कैसे हमने डेराइव किया, ये मैंने पिछले स्क्रीन में आपको बताया था। अभी इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहें हम तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम थ्रू आउट a से डिवाइड कर देते हैं सो दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। लेट्स सी, इसको a से डिवाइड कर दिया, इसको a से डिवाइड कर दिया और इसे भी a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ओके, क्योंकि a तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ये हमने थ्रू आउट उसे a से डिवाइड करने पर मिला है। अभी आप इस पहले इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करिए। मैं इससे तो इरेज ही कर देते हूँ। आप कंपेयर करेंगे तो हमको दो रिलेशनशिप्स डेफिनेटली मिलने वाली हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दी ABC and alpha beta. If we compare the coefficient of x in this case and in this case, we come to know that sum of zeros, that is alpha plus beta, can be expressed as b upon minus b upon a, क्योंकि ये जो माइनस है इसे दिया हमने माइनस b अपॉन a। कंपैरिजन करने से पता चला हमें। उसी तरह अगर थर्ड टर्म को कंपेयर करें, अल्फ़ा बीटा दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो इस तरीके से दो रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। रिलेशनशिप 1, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b अपॉन a and product of zeros is always equal to c upon a. So यहाँ पर फंडामेंटल हमारे फिनिश होते हैं और हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. See zeros कौन थे, अल्फ़ा और बीटा, और कोएफिशिएंट्स क्या है, a, b और c, एंड दे आर आस्किंग अस टू वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। कौन से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाय a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करना होगा, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट सम से।
वी हैव टू फर्स्ट फाइंड दी ज़ीरोज़, ठीक है, पहले ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. स्प्लिट आंसर्स 4 2s are 4x 2x minus 8. Factorize. X plus 2 x minus 4. ये पॉलिनोमियल था. ओके 0 0 0. नाउ either x plus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So x is equal to minus 2 or x is equal to positive 4. ये दो ज़ीरोज़ मिले हैं हमें. लेट्स रीडिफाइन नाउ. a क्या था, b क्या था और c क्या था. a की वैल्यू होगी 1, b का वैल्यू -2 एंड c इज -8. 1 -2 -8 एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज -2 एंड बीटा इज अनदर वैल्यू ऑफ x दैट इज 4. अल्फा इज -2 एंड बीटा इज +4. टोटल 5 चीज़ें हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, पाँचों का हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया. नाउ वी हैव टू verify relationship 1, that is alpha plus beta, whether it is equal to minus b upon a or it is not. I'll take left hand side. Left hand side is alpha plus beta minus 2 plus 4 equals to +2 minus b upon a. राइट हैंड साइड भी अभी वेरीफाई करेंगे. माइनस b यानी b का वैल्यू था -2, तो माइनस b के लिए हम एक एडिशनल माइनस यहाँ पर डालेंगे. a इज़ 1 माइनस माइनस प्लस. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आया, माइनस b अपॉन a का भी वैल्यू 2 ही आया. हेंस वी से दैट दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. राइट नाउ रिलेशनशिप 2, दैट इज alpha into beta is c by a. Let's see alpha into beta. -2 multiply by 4 -8. c by a, c is -8, a is 1, वो भी है -8. Hence both the relationships are verified. दोनों relationships verified हो गए. इस क्वेश्चन में और भी आगे क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं. हर बार आपको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं और उसके बाद में रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है, दोनों रिलेशनशिप्स को. क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1. इसे आप मिडल टर्म से तो कर ही सकते हैं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है. इफ़ यू ऑब्जर्व 4s इज़ द स्क्वायर ऑफ 2s and 1 is also a square of 1. So 2s minus 1 का whole square है ये. So the two factors of this polynomial will be 2s minus 1, 2s minus 1. So s का वैल्यू होगा +1/2 और फिर उसके बाद में रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने हैं. आप इसका सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, मैंने गाइड किया है आपको. लेट्स कम टू another question. 6x² -3 -7x. ये उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है क्वेश्चन. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम -7x को मिडल में लिखेंगे. 6x² -7x -3. मल्टीप्लाई करके हमें 6 3s -18 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके हमें -7 चाहिए. सो व्हाट शुड बी दी स्प्लिट आंसर्स? स्प्लिट आंसर्स होंगे -9
positive 2. Okay, so let's solve. -9 positive 2, common factor 3x, 2x minus 3, 3x plus 1, 2x minus 3. See, middle term split is already taught in grade 8 and all, even in grade 7. So इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक स्टेप नहीं बता रही हूँ. नाउ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2. सो अल्फ़ा होगा -1/3 और बीटा होगा 3/2. लेट्स रीडिफाइन नाउ द वैल्यूज ऑफ a, b, c, अल्फ़ा, बीटा. a is 6, b -3 and c is sorry, this is b is the coefficient of x, that is -7, and c is -3. Fine. And alpha and beta. Alpha is -1/3 and beta is 3/2. हमें रिलेशनशिप्स भी वेरीफाई करनी है. रिलेशनशिप 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. अल्फ़ा प्लस बीटा ट्राई करते हैं. इट इज़ -1/3 प्लस 3/2. एलसीएम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. इट इज़ 7/6 -b/a. रिलेशनशिप 1 का राइट हैंड साइड -b/a माइनस b -7 है अपॉन a, दैट इज 6. दिस इज ऑल्सो 7/6. अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी 7/6 आया, माइनस b/a का वैल्यू भी 7/6 है. हैंस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. Let's verify relationship number 2, alpha into beta is c/a. अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं पहले. -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2. 3 कैंसिल, -1/2 एंड c/a. c -3, a is 6 -1/2. Alpha beta is -1/2, c/a is also -1/2. Hence both the relationships are verified. There's a hint for the next question. 4u square plus 8u. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4u को कॉमन लेना है. ओके, इट विल बी फैक्टराइज्ड एज 4u प्लस 2. एक जनरल सा सिर्फ फैक्टराइजेशन होगा. उसके बाद में ईदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0. सो u विल बी इक्वल टू 0/4, दैट इज 0. u plus 2 equal to 0, that is u का value -2. So I have just given you a hint about the next question because I am not going to solve it. You have to solve it and show. नेक्स्ट क्वेश्चन, t स्क्वायर -15. ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें मिडल टर्म है ही नहीं. तो स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि इसे फिर फैक्टराइज कैसे करें क्योंकि इसके पास तो मिडल टर्म ही नहीं है. इट्स सिंपल. व्हाट वी हैव टू डू, आप इसे आइडेंटिटी के हेल्प से फैक्टराइज करेंगे. 15 को हम लिखेंगे √15 द होल स्क्वायर because √15 into √15 gives us 15 only. Okay, so we can rewrite 15 as √15 का square. Now this is giving us a format of a square minus b square. T square minus √15 square is a square minus b square. So we can factorize as a minus b, a plus b.
So in one bracket it will be t minus root 15 and in another bracket t plus root 15. Now either t minus root 15 is 0 or t plus root 15 is 0. So the value of t is positive root 15 or it is negative root 15. Let's redefine what is a, b and c. Value of a, t square का कोएफिशिएंट by default it has to be 1. यहाँ पर मिडल टर्म था ही नहीं तो b के जगह पर आपको लिखना होगा 0, c के जगह पर -15. Now alpha and beta are the two answers that we got. The values of t, that is t equals to root 15 or t equals to minus root 15. So positive root 15 or t equals to negative root 15. So all the 5 values are now clear, that is a, b, c, alpha and beta. Alpha and beta. Fine. Let's begin with verifying the relationships. Relationship 1, alpha plus beta. Alpha plus beta, positive root 15, negative root 15, दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा. This is relationship 1, which gives us 0. It should be equal to minus b by a. Minus b, it will be 0 only. Upon a is 1, so 0 upon 1 is 0. So relationship 1 is verified. Now relationship 2, alpha into beta. Alpha into beta, that is root 15 multiplies with negative root 15 minus 15. C by a. C was minus 15, a is 1, so this is also minus 15. So we observe that alpha beta is equal to c by a, hence even relationship 2 is also verified. Okay, let's move to question number 2 of the second exercise. It is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. इस सम में उन्होंने हमको ज़ीरोज़ का सम दे के रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या दिया गया है हमें? अल्फ़ा प्लस बीटा उन्होंने दे के रखा है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया है, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा. ब्रैकेट में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 एंड -1. इसका मतलब है 1/4 क्या है? 1/4 इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा. -1 क्या है? इट इज़ अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट. So in short, what I want to say that in this question they have provided us the sum of zeros and the product of zeros. What we are supposed to do, we have to just form a quadratic polynomial. क्या ये पॉसिबल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना? डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग ने इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखा था कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो इस फॉर्मेट में होता है, राइट. उसका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों के वैल्यूज़ मुझे क्वेश्चन में ही हैं तो वाई नॉट, आई कैन फाइंड आउट द पॉलिनोमियल. लेट्स सी. अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 x. अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1. यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1/4 है. इसे 1/4 फ्रैक्शन में है, आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते. इस 4 डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल बी 4x² माइनस x -1 इक्वल्स टू 0. So this is the required polynomial. It was so
Simple. So whenever they are giving us the sum of zeros and the product of zeros both, we are in a position to find out the quadratic polynomial. Another question, sum of zeros is given as root 2. Product of zeros is given as 1 upon 3. The required polynomial has to be in this format. Let's substitute the values. Root 2x 1 upon 3 वैल्यूज़ डाल दी हमने. वापस से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा 1 अपॉन 3 था, तो c के जगह पर हमें एक फ्रैक्शन मिला है, बट हम यही फ्रैक्शन फॉर्म में इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3x² 3 रूट 2x प्लस 1, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 0 3 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड polynomial. Next, 0 and root 5. Sum of zeros is 0 and alpha beta is root 5. Let's find the polynomial. It is x square minus alpha plus beta. X plus alpha beta equals to 0. It is 0 x plus root 5. So the required polynomial is x square plus root 5 equals to 0. Likewise, in this sum, alpha plus beta is 1, alpha into beta is also 1. Minus x plus 1 equal to 0. This is the required polynomial. So students, we have finished NCERT revision of chapter 2 polynomials, but remember, doing only NCERT won't be enough. You have to practice from the reference book as well. और मैं अगले वीडियो में आपके लिए रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर लेकर आऊँगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. ऑल दी बेस्ट.